जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी मम्मियाँ जला के मार दी जाती। वॉलिस, सन एंड वेल्स वर्सेस प्रैट एंड हेनिस। ये ना, ये डबल टी है, ठीक है, प्रैट। इस केस में ये चीज़ बोली गई थी, इसके फैक्ट्स तो नहीं लिखवा रहा मैं, इसका क्रक्स बता दिया बस, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है ये। नहीं, 42 में नहीं लिखा, ये 13 में लिखा है। 13 के साथ हमने 42 पढ़ी थी, लेकिन ये 13 का ही पार्ट है, सेक्शन 13 का ही पार्ट है। नहीं करते हैं, रेमेडी चेंज हो जाती है, रेमेडी चेंज हो जाती है, कंडीशन तो कंडीशन ही रहेगी। जो मेन कंडीशन थी, जो आपका कोर एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, वो तो वही रहेगा, बट रेमेडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने गलती कर दी, आपने वेव कर दिया है, या फिर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी वजह से क्या माना जाएगा, रेमेडी चेंज हो गई। हाँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन की जगह ब्रीच ऑफ वारंटी की रेमेडी आप क्लेम कर सकते हो बस। फोर्टीन, सेक्शन नंबर 14। किस पे? कंडीशंस एंड वारंटीज पे पूरा क्वेश्चन आता है बड़ा, मतलब सब कुछ लिखना होता है उसमें। कंडीशंस एंड वारंटीज पे करा दूंगा क्वेश्चन, मुझे 2-3 लिखवाने हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि क्लासेस फिर ना वो हो जाएगी। क्वेश्चन या तो मैं एक काम करूंगा, आज क्वेश्चन एक लिखवा दूंगा, उसका आंसर लिख के ले आना, फिर कल मैं लिखवा दूंगा उसका आंसर, तो उसको फिर मैच कर लेना। सेक्शन नंबर 14 पढ़नी है ना मैं। इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एटसेट्रा। किसमें? यही पॉइंट था जो ऊपर लिखवाया है, ये जो पॉइंट लिखवाया है ना कि रेमेडी चेंज होगी, बस कंडीशन कंडीशन ही रहेगी, ये वॉलिस में ही बोला है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। किसमें? इम्पॉसिबिलिटी वाला लिख लो, लिखना चाहो तो। हाँ, मतलब इतना कुछ है नहीं इसमें। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कंडीशन या वारंटी पे। अब कोई इम्पॉसिबल चीज़ की कंडीशन या इम्पॉसिबल चीज़ की वारंटी रख दे, अगर कोई आपको मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, ब्लैक मैजिक से कुछ डिस्कवर करने वाला, पैरेलल लाइंस को मिला देने वाला, ठीक है, या फिर चांद धरती पे ले आना, ऐसी कोई चीज़, वॉइड। इम्पॉसिबल चीज़ों करने वाले वॉइड होते हैं, लेकिन कंडीशन और वारंटी अगर ऐसी है तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पे डाल दिया है। इम्पॉसिबल चीज़ों की कंडीशन या वारंटी नहीं रख सकते आप, सिंपल ही पॉइंट है। वॉइड, वॉइड अब इन इश्यू। हाँ, इम्पॉसिबल चीज़ों को करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं हमेशा से। एग्जाम्पल दिए हुए ना इलस्ट्रेशंस में कि 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी तो अगर, या फिर मैं ब्लैक मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर कर दूंगा, ये सब इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर चांद को धरती पे ले आओ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। तुम्हें बड़ा तारे तोड़ के लाने सचिन, इसलिए तुम्हारे बच्चे मजे लेते हैं यहाँ, तारे तोड़ के ले आऊंगा। ला सकते हैं वैसे। अच्छा, वो तो मुझे ही पता है कि नहीं ला सकते, सचिन ने बोला तो मुझे लगा सचिन कहीं ला दे। सचिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ये। 14, 14, in a contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that in the case of a sale he has the right to sell the goods, and that in the case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। ठीक है, एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि सेलर के पास एक तो राइट टू सेल है, या फिर अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उस डेट पे, जब वो अग्रीमेंट टू सेल सेल में एग्जीक्यूट होना है, उस डेट पे उसके पास राइट टू सेल होगा। ठीक है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है।
राइट टू सेल। इसमें एक वो भी है, एक मैक्सिम, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, मतलब अगर मैं आज एक सामान बेच रहा हूं तो मैं उसका ओनर होऊंगा तभी तो बेच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना फोन बेचना है तो मेरे पास अपने फोन को बेचने का राइट है। या फिर अगर मान लो कि इसका फोन है सचिन का और मुझे पता है कि कल मुझे दे देगा, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, अग्रीमेंट टू सेल, कि मैं अगले हफ्ते आपको एक फोन बेचूंगा जो कि इसके फोन का, कौन सा फोन है तुम्हारे पास, सैमसंग, कौन सा, ओप्पो है ना, दोनों है ना, तो मैं एक सैमसंग ले लेता हूँ, चलो कि सैमसंग का फोन एक हफ्ते बाद मैं आपको बेचूंगा। तो मुझे पता है कि मेरे पास वो टाइटल तब आ जाएगा, मेरे पास राइट टू सेल होगा उस फोन को बेचने का तब, तो इसीलिए मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं अपना बेच रहा हूं तो मेरे पास आज राइट टू सेल है। तो दोनों ही केसेस में बोल रहा है एन इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट in the case of a sale he has a right to sell the goods and in the case of an agreement to sell he will have a right to sell। दोनों केसेस में, ठीक है, इंप्लाइड कंडीशन होती है एन इंप्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स, और एक इंप्लाइड वारंटी होती है कि जो बायर है वो क्वाइट पोजेशन एंजॉय करेगा पोजेशन की, पोजेशन को गुड्स की, ठीक है, उसकी ही पोजेशन में वो रहेंगे और एक अच्छी पोजेशन होगी, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पोजेशन को। ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, हाँ हाँ, नेमोडेट क्वाट नॉन हैबिट, टीपीए में भी है, टीपीए में पढ़ते हैं हम, नेमोडेट कॉड नॉन हैबिट। सी पार्ट, एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है कि जब आप चीज बेच रहे हो तो आप एक फ्री चीज बेचोगे जिसके ऊपर कोई चार्ज या इनकम्बरेंस नहीं है। इसका क्या मतलब हो, चार्ज या इनकम्बरेंस, किसी और का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये क्यों बोला गया है, ये एक इंप्लाइड वारंटी इसलिए होती है ताकि बायर को कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। ठीक है, बायर को कोई प्रॉब्लम ना हो, बायर की जो क्वाइट पोजेशन है उसके बीच में कोई इंटरप्शन ना आए, इसीलिए एक इंप्लाइड वारंटी है कि जो गुड्स आप बेच रहे हो वो फ्री होंगी चार्ज और इनकम्बरेंस से, इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, अगर कर भी रहे हो तो डिक्लेयर करोगे, बायर को उसका मन होगा तो खरीद लेगा, या फिर आप बायर को बताओगे। तो अगर बायर को पता नहीं है या फिर आपने डिक्लेयर नहीं किए, क्या, हाँ, फ्रॉड हो जाएगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो जाएगी, फ्रॉड कर दिया आपने। लेकिन यहां पे है ना, नॉट डिक्लेयर और नोन टू द बायर, अगर बायर को पता है कि इस पे किसी थर्ड पार्टी का कोई राइट या इनकम्बरेंस है तब वो खरीद रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है सेलर की फिर यहाँ पे, या फिर उसने डिक्लेयर कर दिया था टाइम पे, दोनों ही वर्ड्स यूज किए गए ना, नॉट डिक्लेयर्ड और नोन टू द बायर, या तो बायर को खुद से पता हो या फिर सेलर ने डिक्लेयर किया हो कि हाँ गाड़ी पे लोन चल रहा है तुम उतार देना, गाड़ी पे लोन है खरीद सकते हो, अभी 6 महीने की किस्त बची है उतारते रहना, ले लो लेनी है तो उस केस में बायर ने इनकम्बरेंस बता दी, डिस्क्लोज कर दी, तो वहां पे खरीदनी है तो खरीद लो, उतारते रहना। हाँ हाँ, आगे पे करते रहना, वो इसीलिए बेचते हैं क्योंकि शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं तो वो बेच देते हैं। ठीक है, समझ गए, उसने, हर्ष ने भी यही एग्जांपल लिखा है, सेल ऑफ अ कार विच इज ऑन द ईएमआई इटसेल्फ। ठीक है, समझ गए, ये इसको भी लिख लो। इम्प्लाइड कंडीशंस, हेडिंग डालो सेक्शन नंबर 14, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। ये इम्प्लाइड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पता ही है हर सेल के अंदर ये होनी है, लिखने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेसली, ये इम्प्लाइड है, सब में होना ही होना है और होता ही है। ठीक है, अब ये तो किसी को भी पता होता है कि आप कोई चीज बेच रहे हो तो ऐसी चीज बेचोगे जो फ्री फ्रॉम चार्ज एंड इनकम्प्रेस हो। ठीक है, ऐसी चीज बेचोगे जिसकी पोजेशन को एंजॉय कर पाए बायर, तो ये सब इम्प्लाइड इसीलिए है। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, हेडिंग डालो, लिखो नीचे। हाँ, हर्ष हर्ष करोलिया, सही एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल सही है। इट इज ओपन टू द पार्टीज, इट इज ओपन टू द पार्टीज, it is open to the parties to include, it is open to the parties to include in their contract,
to include in their contract any number of express conditions अभी बात करते हैं हर चीज के बारे में. Any number of express conditions and warranties, any number of express conditions and warranties, full stop, conditions and warranties, full stop, but in addition to, full stop के बाद लिखना, but in addition to what the contract may provide, what the contract may provide, but in addition to what the contract may provide, comma, the law implies into every sale of goods, the law implies into every sale of goods, the law implies into every sale of goods a number of conditions and warranties, a number of conditions and warranties. मतलब आप अपने आप से तो कितने भी बना सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी लॉ इंप्लाई करता है हर सेल ऑफ गुड्स के एग्रीमेंट में कुछ इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. लिख लिया, फुल स्टॉप. दे आर read into every contract of sale, they are read into every contract of sale, READ. हाँ, मतलब read ही होती ना तीनों फॉर्म्स, इसीलिए READ. they are read into every contract of sale unless they are excluded, शिवम लास्ट लाइन कौन सी है? लास्ट लाइन थी लॉ implies into every sale of goods a number of conditions and warranties, full stop है इसके बाद. they are read into every contract of sale unless they are excluded and are known as implied conditions and warranties. Excluded and they are known as implied conditions and warranties. या तो आप एक्सप्रेसली उन्हें एक्सक्लूड कर दो, जैसे ईएमआई वाली गाड़ी में की बात थी, अगर मैं एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दूं, डिस्क्लोज कर देता हूं कि हाँ इस पे इनकम्बरेंस है, आप आगे इसको छुड़वा लेना, ईएमआई भरते रहना, तो वहां मैंने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी कि हम दोनों अब सारी चीजें डिस्क्लोज करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो खरीद लेता है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां पे एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया, ये सभी इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, ठीक है. भले ही आपने नहीं लिखा है तो भी करता है. हमने यही तो लिखा है इस पैराग्राफ में कि एक्सप्रेस तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इंप्लाइडली ये चीजें हैं. लेकिन अगर आपने एक्सप्रेसली इनको एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दो कि सेक्शन 14 से लेके 17 तक, 14 से 17 तक बात कर रहा है ना, देखो बेयर एक्ट में 14 में क्या है, 14 में इंप्लाइड अंडरटेकिंग है टाइटल की, 15 में सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, 16 में इंप्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस है, 17 में है सेल बाय सैंपल. तो 14 से लेके 17 तक ये सारी की सारी बात कर रहा है इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज की. फिर चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है. तो ये जो इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज हैं, आपको इन्हें एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करना पड़ेगा. अगर आप करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. इंप्लाइड है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट में है. एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मैंने इसीलिए लिखवाया है यहाँ पे. ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कंडीशंस एंड वारंटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में. कंडीशंस एंड वारंटीज कुछ नहीं होती, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दोनों. लिटरल मीनिंग इसका है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होंगी. उसी टर्म्स को आप, अगर वो टर्म बहुत ज्यादा एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो कंडीशन हो जाती है, अगर वो टर्म कोलैटरल है, एसेंशियल नहीं है, तो वो वारंटी हो जाती है. टर्म भी बोल सकते हो इसको, शर्तें भी बोल सकते हो, स्टिपुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जिन शर्तों पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, शर्तें ही तो लिखते हैं हम कि ये हमारी शर्तें हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये भी बोल सकते हो आप. ये इसका लिटरल मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट में. हर्ष करोलिया. मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी शुरू में जब मैंने कॉलेज में पढ़ाता है कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है. रैम वगैरह ये तो वारंटी है. मुझे फोन गेमिंग पर्पस के लिए चाहिए और उसने दे दिया डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए डब्बा सा फोन मेरे को, ऐसी कंडीशन है. मैंने बताया था ना गेम खेलने के लिए चाहिए, तो मेरे को स्लो फोन क्यों दे रहा है भाई.
वो कंडीशन है, वहां पे मैं रेपुडिएट कर सकता हूँ, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फोन। लेकिन जहां पे मैंने नॉर्मली बताया नहीं कुछ मुझे कि हाँ कोई भी फोन दिखा दो 10-15 हज़ार की रेंज में, उसने मुझे 4-5 दिखाया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो वारंटी होगी वो, तब मैं डैमेजेस मांग सकता हूँ, कोई दिक्कत आई तो वापस नहीं कर सकता फोन, क्योंकि मैंने खुद ही बोला 10-15 हज़ार में दिखाओ, उसने दिखाया, मैं पसंद करके ले आया, तो वो वारंटी है। वापस मेन इंटेंशन क्या है, मतलब उसका एसेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, आपने कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए किया है, आप अपना कौन सा पर्पस फर्दर करना चाहते थे उस कॉन्ट्रैक्ट से, ये होता है मेन कंडीशन। ठीक है, जब फोन को तो आप कुछ भी कर सकते हो, फोन कोई बड़ी चीज नहीं है, फोन तो छोटा मोटा एग्जांपल है। मैंने तो कंज्यूमर फोरम मूव कर गया था एक फोन ठीक कराने के चक्कर में, जब मैं लॉ फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, तो मैंने 11th क्लास में एक फ़ोन लिया था, लाइफ का फर्स्ट फ़ोन था मेरा, कार्बन चलती थी उस टाइम कंपनी, कार्बन मोबाइल्स बड़ी फेमस थी और सस्ते में ना बढ़िया फीचर्स देते थे वो। अब शौक में ले लिया था, लेकिन कार्बन तो कार्बन है, तो कार्बन ख़राब हो गया 6 महीने में। और मैंने गया सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर में उन्होंने बहुत ड्रामे किए, फिर ठीक नहीं करते थे, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ठीक ही नहीं कर रहे फ़ोन। भाई इतनी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि ये हो गया वो हो गया, फ़ोन पानी में नहीं गिरा है, नीचे नहीं गिरा है, चलते चलते लैग करने लगा और बंद हो गया फ़ोन। तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है ना, ये तो कोई फिजिकल डैमेज थोड़ी है, तो कंपनी ठीक करके देगी, कंपनी पागल बना रही है। कंपनी से मेरा झगड़ा हो गया थोड़ा सा उस टाइम पे, भाई फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में लॉ में अकड़ तो होती है बंदों में, तो कंपनी से झगड़ा हो गया। अब कंपनी से झगड़ा हुआ तो कंपनी की एग्जीक्यूटिव बोल रही थी आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हो। अब मैंने ये और बोल दिया कि बात तो मैं आपको कोर्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं। एक नोटिस दिया कार्बन मोबाइल्स को, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम मूव किया, क्लेम डाला मेंटल हैरेसमेंट का, मेंटल एग्नी का, 3.5 लाख का क्लेम, 5,000 का फोन, 5200 रुपये का फोन था। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे दूसरी पहली डेट पे उन्होंने अकड़ दिखाई। मैंने बोला कि देखो यहाँ पे भी परेशान कर रहे हैं, एक लॉ स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई का नुकसान होता है, मैं धूप में जाता हूँ, मैं पता है कितना कमजोर इंसान हूँ, मैं गिर गया, बेहोश हो गया, इतनी दूर 20 किलोमीटर इनका सर्विस सेंटर है, दूसरी डेट पे नया फोन ले आए सर, ये ले लो। फिर मना कर दिया नहीं चाहिए, अब 3 लाख ही दोगे। फिर तीसरी डेट पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहे कौन सा चाहिए ये बता दो, 3 लाख तो नहीं दे पाएंगे हम। फिर मैंने 5200 रुपए की जगह 6500 वाला फोन लिया, कलर वाइट देना भाई, वो लेके आया। ये होता है फ्री फ्री चैम्बर है ना अपनी, ताऊ जी के बेटे हैं पहले से ही, उनका है। फिर मैं था, माई डैड इज ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, चाचा जी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑफिसर हैं, दादाजी वॉज रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। पैसे थोड़ी लगते हैं हमारे कोर्ट जाने के, कौन डरता है कोर्ट जाने से। ठीक है, समझ आया। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस अब 14 से 17 तक हम एक साथ पढ़ के ना सबके नोट्स एक साथ लिखेंगे। ये कंडीशंस एंड वारंटीज नेक्स्ट क्लास में खत्म करके 3rd चैप्टर हमें शुरू करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखवा दूं बस, क्वेश्चन लिख लो। रिस्क 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 प्राइमा फेसाई, रिस्क प्राइमा फेसाई passes with the property, risk prima facie passes with the property, risk prima facie passes with the property, full stop. Explain the phrase, explain the phrase, explain the phrase with the help of, explain the phrase with the help of suitable provisions या रेलेवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉज। डीजीएस का क्वेश्चन है, आ चुका एक बार, ये नहीं याद लेकिन आ चुका। एक्सप्लेन द फ्रेज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल या रेलेवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉज। वर्ड लिमिट 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से देख लेना, 150 से 200 वर्ड्स।
Subscribe for more content.